गॉर्डन कबीले के अंदर कहीं कबीले के बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे और कुछ मुद्दों पर बहस कर रहे थे, और उनमें से एक ये था कि नई पीढ़ी को किस अकादमी में भेजा जाए। और इससे फिर से एक बड़ी बहस छिड़ गई, और हमेशा की तरह छठे एल्डर कहीं दिखाई नहीं दिए क्योंकि उन्होंने बीमार होने का बहाना बनाया इस बार, ताकि वे बैठक में न आ सके। हालांकि किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। वे वास्तव में इस बात से नाराज हो रहे थे कि उन्होंने पिछले 3 वर्षों से अपना चेहरा नहीं दिखाया था। जहां तक मैं समझता हूं, एलेक्स एस्टोनिया शहर से दूर किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने के बारे में सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि राजधानी में उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद उसे डर है कि प्राचीन ब्लेज कबीला उसे मारने के लिए किसी को भेज देगा। उन्हें यह भी लगता है कि भोज में घात लगाकर किए गए हमले में उनका हाथ है। हालांकि उनके पास उचित सबूत नहीं है। जिस व्यक्ति को उन्होंने बंदी बनाया था उसके बारे में सीमित जानकारी है, जो जांच के दौरान मर गया। ड्रेको ने समझाया। ये बच्चा अपने सतर्क रवैये से मुझे और अधिक सिरदर्द दे रहा है। सबसे पहले मैंने इसे रॉयल मैज अकादमी में भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्लेज कबीले के बाहरी बुजुर्ग इसे मारने के लिए कुछ भी करेंगे और अपने कुलों के आंतरिक न्यायालय से कुछ पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और फिर हमारे पास अन्य पवित्र अकादमी है, लेकिन उनके वहां भी संबंध है। एकमात्र स्थान जहां हम उसे भेज सकते हैं वो है युद्ध देव जादूगर अकादमी। कुलपति ने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना होगा। उस अकादमी में मृत्यु दर बहुत अधिक है। उन बदमाशों के पास उनके द्वारा खोले गए द्वारों को साफ करने में मदद करने के लिए कोई मार्गदर्शक नहीं है। वे अपने छात्रों को दूसरे आयाम में उनके लिए गंदा काम करने के लिए भेजते हैं। मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि आपके वंश का उत्तराधिकारी इसी प्रकार की अकादमी में जाए? पहले बुजुर्ग ने तेज सांसों के साथ सवाल किया। जब उसने कुलपति की बात सुनी तो उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। इस बीच कुलपति के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। अपने सिंहासन पर आराम से बैठते हुए उसका बायां हाथ उसके जबड़े को सहारा दे रहा था। उसने पहले बुजुर्ग की ओर देखा और सोचा कि वह एलेक्स के प्रति कब से सहानुभूति रखने लगा। क्या बात है ओल्ड फर्स्ट, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये तुम्हारी बेटी नहीं है। मैं इसे युद्ध गॉड मैज अकादमी में भेज रहा हूं। यह पहले से ही तय है कि मैं उसे वहीं फेंकूंगा। बस एक बार मेरी बात सुनो बड़े भाई। ये तथ्य कि पहले एल्डर ने कुलपति को बिग ब्रो कहा, हॉल रूम में मौजूद हर किसी के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वे उसके व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। ठीक है, हताहतों की बात भूल जाइए, लेकिन हमारा उस अकादमी से कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, अगर उसे कभी परेशान किया गया तो उसे वरिष्ठ बदमाशों से भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। तीसरी बात, उस स्कूल का इतिहास रहस्यमय है और वहां कई छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, और यही कारण है कि अधिकांश कबीले अपने बच्चों को वहां नहीं भेजते हैं। वे केवल कम प्रतिभा वाले लोगों को ही वहां भेजते हैं, या जिन्हें अन्य जादूगर अकादमी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। आप क्या चाहते हैं कि लोग क्या कहें? हमारे कुल का उत्तराधिकारी एक उचित जादूगर अकादमी में प्रवेश नहीं पा सका और उसे कम से संतुष्ट होना पड़ा। प्रथम बुजुर्ग ने अपनी बात समझाई और कुलपिता ने केवल आह भरी। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि आप इतनी चिंतित क्यों हैं। आप मानती हैं कि उसे वहां कोई और लड़की मिल जाएगी जिससे वो प्यार करने लगेगा, और आपकी बेटी को उसके साथ फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, है ना? कुलपिता की हंसी। ओह हे भगवान, बस उसे पास के जादूगर अकादमी में ले जाओ, जहां हमारे सभी प्रतिभाशाली और वंशज जाते हैं। कम से कम वहां हमारे कबीले के जूनियर ने भी एक गुट बनाया है और वे अधिक संरक्षित होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। एलेक्स ने स्वयं ही स्कूल का चयन किया है और मैं उसका मन नहीं बदल सकता। मैं केवल उसके निर्णय का समर्थन कर सकता हूं। जैसा कि आपने कहा कि वो उत्तराधिकारी है, और एक उत्तराधिकारी जो ग्रीन हाउस में पला बढ़ा है, वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं उसे ऐसी अकादमी में नहीं डाल पाऊंगा जहां वह अपने वरिष्ठों द्वारा संरक्षित होगा, क्योंकि वह लड़ना चाहता है और अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है। उसे जाने दो और ऐसा करो। मैंने उसे अपने रास्ते पर चलने की स्वतंत्रता दी।
वो बच्चा ब्लेज कबीले को बहुत सारी चीजों पर पछतावा कराएगा। मैं उसके रास्ते में नहीं आना चाहता, क्योंकि वो युद्ध भगवान जादूगर अकादमी में जाना चाहता है, इसलिए ऐसा ही होगा। कुलपति ने अपने भाई प्रथम एल्डर के साथ कुछ आगे पीछे की बातों के बाद विषय समाप्त कर दिया। जैसे ही उन्होंने बात समाप्त की, प्रथम एल्डर रोने लगे। क्या हुआ तुम्हें? अपने आप पर काबू पाओ, बड़े बुजुर्ग ने अपनी लाठी जमीन पर थपथपाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले बुजुर्ग का रोना बंद नहीं हुआ। तुम कमीने, तुम्हारा पोता भी कमीना है। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बच्चे को युद्ध देवता जादूगर अकादमी में नहीं भेज रहा हूं, मैं तो एलेक्स को वहां भेज रहा हूं। आपकी याददाश्त चली गई है मूर्ख। वो उसके द्वारा चुनी गई किसी भी जादूगर अकादमी में दाखिला लेने जा रही है। क्या तुम इसे नहीं समझते मूर्ख? केवल वो ही नहीं, बल्कि वे सभी जो उसके साथ चलते हैं, ब्रैंडन, आर्थर और नाइट, सभी ने चुपचाप ये निर्णय लिया है कि वह जिस भी अकादमी में प्रवेश करेगा उसमें प्रवेश करेंगे। प्रथम बुजुर्ग ने क्रोध में चिल्लाया। यहां तक कि चौथे एल्डर के चेहरे पर भी भाव बदल गए और कुलपति अवाक रह गए। ये क्या है? अपनी बेटी को खुद कंट्रोल करो। मेरे पोते पर इल्जाम क्यों डाल रहे हो? तुम मूर्ख हो। अगर मैं उसे नियंत्रित कर सकता हूं तो मैं तुम्हें अपने पोते को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करूंगा। और चीजों को देखते हुए हम दोनों एक बेहतर माता पिता होने में असफल रहे। पहले एल्डर ने अचानक कहा और दोनों ने आह भरी। अन्य एल्डर जिनके वंशज इसमें शामिल नहीं थे, सभी चुप रहे, क्योंकि वे उस समय कुलपति और प्रथम एल्डर दोनों का क्रोध नहीं उठाना चाहते थे। कुलपति और प्रथम एल्डर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मानो वे सब समझ गए हों कि उनके मन में क्या है। उन्होंने अपनी निगाहें चौथे एल्डर की ओर घुमा ली। यहां तक कि प्रथम एल्डर भी पिल्ला जैसी आंखें दिखा रहा था। क्या? मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं तो और भी बुरी हूं। मैं तो अभी अपने बेटे के जीवन में आई हूं। मैं उसके लिए निर्णय नहीं ले सकती। इससे पहले से ही खराब रिश्ते में दरार पड़ जाएगी, जिसे हम अभी संभाल रहे हैं। चौथे एल्डर के कथन ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनके पास अपने बच्चों को कबीले के प्रभाव क्षेत्र से दूर जाने से रोकने के लिए कोई विकल्प नहीं था। ब्लेड शैली, प्रथम रूप, ब्लेड तूफान, ब्रैंडन ने कहा, जैसे ही उसने अपना बायां पैर आगे की ओर थपथपाया। और इससे पहले कि एलेक्स कुछ समझ पाता, उसने लीजन की ओर एक नीली रोशनी आती देखी। महान कौशल। एलेक्स फिर बुदबुदाया। उसे एहसास हो गया था कि ब्रैंडन अब जो कुछ भी करता है उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। इसलिए उसने सोचा कि वो खुद को रोकेगा नहीं, बल्कि ब्रैंडन की हर बात की तारीफ भी करेगा जब वो लड़ाई देख रहा होगा। ब्रैंडन ने जैसे ही तलवार और कृपाण को बेतहाशा घुमाना शुरू किया, हवा भी उसके साथ चलने लगी। ये एक मजेदार दृश्य था, क्योंकि एलेक्स एक ऐसे जादूगर को देख रहा था जिसका वायु तत्वों से कोई संबंध नहीं था। अपने हमले की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए हवा में हेरफेर करना, ब्लेड कौशल का उपयोग करना जो वायुमंडल में हवा को बाधित करता है। इससे पहले कि धुंध लीजन तक पहुंचे, छोटी हवा की ब्लेडों की श्रृंखला पहले से ही लीजन की ओर उड़ रही थी और उसने जवाब में अपना भाला अपने सामने रख लिया और उसे घुमाना शुरू कर दिया। और उसके भाले के बल से ऐसा लगा जैसे एक छोटा सा वायु चक्रवात बन गया हो, जिसका भाला बीच में था। और कोई भी हवा का ब्लेड जो गलती से छोटे चक्रवात तक पहुंच गया, वो उसमें खो गया और नष्ट हो गया। जब सभी हवा के ब्लेड का ध्यान रखा गया, तो लीजन ने अपने भाले को वापस घुमाया और एक भाला प्रकाश क्यूई को ब्रैंडन की ओर उड़ा दिया। टैंक। लेकिन इसे ब्रैंडन ने रोक दिया, क्योंकि उसने अपनी तलवार अपनी छाती के सामने रखी थी। इससे पता चला कि लीजन भाला इस तरह का हमला करने में कितना लचीला है, और इससे एलेक्स को आश्चर्य हो रहा था कि वह केवल मैना ऊर्जा के साथ ऐसा कुछ कैसे बना सकता है। हालांकि वह सिस्टम की मदद जानता है, लेकिन उसने जो कुछ किया वो गोलेम को तैयार करने में मदद करने के लिए अंदर के मैना को आग और पृथ्वी तत्वों में परिवर्तित करना था, और ये इस स्तर तक विकसित हो गया था। लीजन ने बहुत ही सरल तरीके से अपना भाला आगे बढ़ाया, लेकिन इस सरल प्रहार से यह पता चलता है कि लीजन के भाला कौशल में कितनी गहराई तक विकास हुआ है।
पियर्स। भाले का सिर चमकदार सफेद रोशनी से चमक उठा जब वह ब्रैंडन की तलवार से टकराया। जमीन पर पड़ा पत्थर टूट गया। प्रकाश टिमटिमाने लगा क्योंकि हथियार के मिलन स्थल पर काले बादलों के साथ चिंगारी निकलने लगी। ब्रैंडन ने कृपाण को दूसरी ओर घुमाया और लीजन के पेट की ओर एक हल्का वार किया। हमले का रूप देखकर लीजन चतुराई से टकराव से दूर हो गया क्योंकि वो कलाबाजी करते हुए पीछे हट गया और पलट गया। अपना लक्ष्य चुकने के बाद ब्रैंडन स्थिर नहीं रहा, बल्कि आगे बढ़ता गया और लीजन की ओर बढ़ा। वो जो थोड़ी सी बढ़त हासिल कर चुका था, उसे खोने के लिए तैयार नहीं था। जब वो लीजन के करीब पहुंचा, जो पहले ही अपने बैक फ्लिप से उतर चुका था, तो वो अपनी बाईं ओर दीवार पर कूद गया और उस गति का उपयोग करके खुद को लीजन की ओर धकेला, जो अपना भाला उसकी ओर घुमा रहा था। ब्लेड शैली, दूसरा रूप, शून्य स्लैश। ब्रैंडन की कृपाण से एक लाल रोशनी निकली जिससे एक द्वार खुल गया, और ठीक उससे पहले जब लीजन के भाले का सिर उसे काटने वाला था, उसका शरीर लाल दिखने वाले पोर्टल में गायब हो गया। जिसे उसने खोला, वो गायब हो गया और पोर्टल बंद हो गया। लीजन इस तरह के विकास पर भ्रमित हो गया, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली लड़ाई की मंशा में एक बिट भी कमी नहीं आई है। वो उत्साह से 3 गुना बढ़ गया था, क्योंकि काफी समय हो गया था जब उसने विकसित होने के बाद शीर्ष टियर एक ज़ोंबी के साथ लड़ाई के बाद समान शक्ति के साथ लड़ाई की थी। अब तक उसने जितने भी प्रतिद्वंदियों का सामना किया था, वे या तो उसके लिए बहुत मजबूत थे, जैसे टाइटन, या बहुत कमजोर, और उसे लगा कि वो फिर से पर्याप्त सुधार नहीं कर पा रहा है और इसीलिए वो खुद को आजमाना चाहता था। किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसका शक्ति स्तर लगभग उसके करीब हो। कम से कम इस तरह से वो अधिक लड़ सकेगा और आगे बढ़ सकेगा तथा अधिक अनुभव के साथ विकसित हो सकेगा। बैंड। लीजन्स बॉडी उड़ गई और जब वो पहले जहां खड़ी थी, वहां से कुछ मीटर दूर जाकर ही स्थिर हो सकी। ब्रैंडन एक अन्य लाल पोर्टल से बाहर आया। यह रहस्यमय तरीके से लीजन के पीछे प्रकट हुआ था और इसीलिए उसने लीजन पर आसानी से हमला कर दिया था। उसने अपनी आंखों में एक अलग प्रकार की जंगली रोशनी के साथ अपने ब्लेड को चाटा। आपने मुझे दूसरा रूप इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। इसका मतलब है कि आप वास्तव में विशेष हैं। गंभीरता से मैं एलेक्स गोलेम निर्माण से ईर्ष्या करता हूं, और ये सोचने के लिए कि आप सबसे मजबूत भी नहीं हैं, ये मुझे और अधिक मजबूत होने की इच्छा देता है। ब्रैंडन ने उदास मुस्कान के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा। उसे याद है कि एलेक्स ने उससे कहा था कि अगर वो लीजन के साथ जुड़ सकता है तो वो उसका एक एहसानमंद होगा। उसे लगा कि एलेक्स अभी भी अतीत की नजरों से उसे कम आंक रहा है, लेकिन वह जानता था कि वह अपने पुराने स्वरूप से कहीं अधिक शक्तिशाली है और उसकी नई अनूठी ब्लेड तकनीक लीजन को भी पीछे धकेल रही थी। चलो अब इतनी बकवास मत करो। मैंने सोचा था कि तुम कम बोलने वाले व्यक्ति हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे थे, और जिस क्षण तुम्हारे पिताजी वापस आए और तुम्हें एक बहुत ही उच्च युद्ध तकनीक से परिचित कराया, तुमने उच्च और शक्तिशाली अभिनय करना शुरू कर दिया, और मैं तुम्हें उस भ्रम के सिंहासन से नीचे लाना चाहता हूं जिसे तुमने बनाया है। लीजन ने कहा कि जैसे ही वह धीरे धीरे जमीन से उठा, उसकी छाती का क्षेत्र धंस गया और अधिकांश पत्थर का कवच नष्ट हो गया। हालांकि उसने शांति से काम लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रैंडन ने जिस भी लाल ऊर्जा से उस पर हमला किया था, वो उसे बहुत नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी, क्योंकि ये पहली बार था जब वह इस तरह से नुकसान। वो रक्त चंद्रमा युद्ध में टियर 2 गॉब्लिन के खिलाफ युद्ध में भी इतना क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, या जब टाइटन ने उसके साथ मुकाबला किया था। हालांकि टाइटन ने बहुत पीछे रखा था। भगवान का शुक्र है कि तुम नहीं टूटी। आखिरकार मैं अपने भाई को कैसे दिखा पाऊंगी कि मैं उससे ज्यादा की हकदार हूं, जिसकी उसे हमेशा रक्षा करनी चाहिए। ब्रैंडन ने अंततः अपने दोनों हथियार अपने सामने रख लिए। अपनी मनः शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ाने के बाद उसने कृपाण को जमीन पर पटक दिया। वध का क्षेत्र। ब्रैंडन ने कृपाण कौशल को सक्रिय किया और कृपाण को माध्यम बनाकर एक लाल वृत्त फैला और ब्रैंडन को बीच में रखकर अपना विस्तार किया।
जब ये घटना घटी तो इसमें एक बहुत ही भयानक हत्या का इरादा था। ये मेरा अगला हमला कुछ ऐसा है जो मैंने अभी सीखा है और मैं वास्तव में इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आपको बस यहां छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं एलेक्स की कीमती रचना को नष्ट नहीं करना चाहता हूं। ब्रैंडन ने कहा, जब उसने आखिरकार पहली बार लंबी तलवार को अपने दाहिने हाथ में लिया और तलवार से ऐसी गुनगुनाहट की आवाज निकली मानो वो आखिरकार अपने घर लौट आई हो। दरअसल ब्रैंडन को हमेशा से ही एलेक्स के गोलेम से जलन होती थी और इसीलिए उसे लीजन को चेतावनी देनी पड़ी थी। उसने और उसके गिरोह के बाकी लोगों ने देखा था कि एलेक्स ने अपने गोलेम को बिना किसी प्रतिबंध के लड़ने के लिए भेजा था, या उन्हें अपने साथ अग्रिम पंक्ति में ले जाने दे। उसे गोलेम्स पर इतना भरोसा था कि उसने गोलेम्स पर जो भरोसा दिखाया था वो उनके लिए कभी भी वैसा नहीं रहा। ब्रैंडन को हमेशा लगता था कि एलेक्स हमेशा उनकी रक्षा कर रहा है। वो बस उसे ये दिखाना चाहता था कि वो इतना मजबूत है कि वो फिर से बोझ नहीं बनेगा, बल्कि एलेक्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और उसके साथ बोझ उठाएगा, न कि केवल पीछे रहकर उसके आदेशों का इंतजार करेगा जब चीजें कम खतरनाक हो। मुझे लगता है कि आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मैं भी पूरी ताकत लगाने को तैयार हूं। लीजन ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसके चारों ओर एक 5 मीटर का पारदर्शी डोमेन भी खुल गया था। यह निश्चित रूप से ब्रैंडन के वध के डोमेन से अलग था, क्योंकि पारदर्शी डोमेन के अंदर हजारों भाले क्यूई थे। तो फिर हम ऐसा करते हैं। ब्रैंडन ने अपना बायां हाथ तलवार पर रखा और अपने खून से पूरी तलवार को रंग कर खुद को काटना शुरू कर दिया, जब तक कि उसमें से पिघलने की आवाज नहीं आने लगी। जब वह समाप्त हुआ तो लंबी तलवार गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक रक्त रंग की महान तलवार थी जो बहुत भारी लग रही थी, क्योंकि ब्रैंडन ने उसे अपने सिर के सामने उठाया था। शांति/प्लस वध का क्षेत्र शांति वध। ब्रैंडन ने अंततः दोनों हथियारों के अंतिम कौशल को एक साथ जोड़कर एक नया अंतिम कॉम्बो हमला बनाया। एक लाल और मजबूत आभा जो केवल हत्या के इरादे और एक मजबूत वध वाइब से भरी हुई थी, लाल स्लैश के साथ उड़ गई, क्योंकि ये लीजन के लिए रास्ता बना रही थी। लीजन ने अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि उस पर इतने बड़े पैमाने पर हमला हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके शरीर से सारी ऊर्जा निकल गई, अचानक गायब हो जाना। लेकिन एलेक्स, जो शुरू से ही लड़ाई देख रहा था, उसे कुछ अलग दिखाई दे रहा था। दरअसल लीजन ने जो किया उससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। चूंकि वो लीजन को अपने शरीर के अंदर सभी क्यूई को बुलाते हुए और उसे अपने सीने के क्षेत्र में एक ही बिंदु पर संघनित करते हुए देख पा रहा था। वह जो कर रहा था वो विशुद्ध रूप से स्पीयर क्यूई से बने हृदय को संघनित करने जैसा प्रतीत हो रहा था। हालांकि एलेक्स इसके पीछे के तर्क को समझ नहीं सका, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता था कि यह लीजन के लिए एक छोटी सी सफलता हो सकती है। और डिंग, लीजन नामक गोलेम ने अपने हथियार महारत के इरादे को दूसरे स्तर तक समझ लिया है। वो लीजन द्वारा निर्मित स्पीयर हार्ट कौशल। अब भाला आशय अब भाले के साथ एक अवस्था में पहुंच गया है। जब आप भाला प्रकार का हथियार चलाते हैं तो मेजबान के लिए भाला हृदय कौशल उपलब्ध होता है। एलेक्स महसूस कर सकता था कि उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि उसने उन सभी चीजों को देखा जो लीजन युद्ध में समझ रहा था। लीजन इस समय उसे एक दुर्लभ भाला प्रतिभा की तरह लग रहा था। यद्यपि उसके सभी गोलेम अपने अपने रास्तों के प्रतिभाशाली प्रतीत होते हैं, लेकिन लीजन ने भाले के रास्ते में अपनी उच्च महारत के साथ उसे हमेशा गलत साबित कर दिया, भले ही वह टाइटन के बाद बनाया गया हो। उन्होंने हमेशा व्यक्तिगत प्रशिक्षण के रूप में बाधाओं पर अपना भाला घुमाया था। हालांकि अगर ऐसा कोई इंसान कर रहा होता तो वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन होता। लेकिन जब बात लीजन की आई, तो जिसके पास उस प्रणाली का समर्थन था जो प्रशिक्षण में हर बार भाला घुमाने पर उसे अनुभव अंक प्रदान करती थी, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता था, क्योंकि वह आगे बढ़ने के लिए अनुभव एकत्र कर रहा था। बस एक उचित लड़ाई की कमी थी जो उसे अंततः अगले स्तर तक पहुंचने के लिए सीमा तक धकेल सके। एलेक्स का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पहले भी तलवार हृदय के बारे में सुना था
और ये तलवार हथियार पद की बहुत उच्च युद्ध समझ से जुड़ा था। और तलवार वाला वो था जब तलवार क्यूई अगले चरण में विकसित होकर अधिक घातक हो गई। वे दो चीजें निश्चित रूप से स्पीयर हार्ट और वन विद स्पीयर अवस्था के समान थी, जिसे लीजन ने अभी अभी जागृत किया है। एलेक्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका गोलेम उन राज्यों तक पहुंच रहा है जहां इतने लंबे समय से एकांत में गए पुराने कबीले के राक्षस भी नहीं पहुंच पा रहे थे। मूल भाला स्लैश इतने समय के बावजूद एलेक्स सोच रहा था कि यह वास्तव में सेकंडों में नहीं बीता है, और उसकी सोच तब टूट गई जब लीजन ने अपनी आंखें खोली और दोनों हाथों से भाला पकड़े हुए ब्रैंडन के हमले पर सीधा वार किया। उसके झूलने में कोई आकर्षक गति या प्रकाश नहीं था, लेकिन क्यूई की एक अदृश्य लहर उड़ी जिससे हवा विभाजित हो गई, और जब यह अदृश्य क्यूई हमला शांति वध हमले से टकराया तो उसने इसे दो भागों में विभाजित कर दिया। हमले को भंग कर दिया, लेकिन अभी भी क्यूई स्लैश केवल थोड़ा कमजोर था क्योंकि शेष क्यूई ऊर्जा अभी भी ब्रैंडन की ओर बढ़ रही थी, जो अपने आप को खड़ा रखने के लिए अपनी कृपाण का उपयोग कर रहा था। वो तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसका हमला इतनी आसानी से दो भागों में विभाजित हो गया, और उसने लीजन की ओर जो ऊर्जा भेजी उसके अवशेष लीजन की ओर बढ़ने के बजाय पर्यावरण को नष्ट कर रहे थे। उसने कभी इस तथ्य के बारे में नहीं सोचा था कि लीजन हमले का मुकाबला करने में सक्षम होगा, इसलिए उसने खुद का बचाव करने के लिए कोई मैना आरक्षित नहीं किया, क्योंकि ये उसका सबसे मजबूत हमला था। वास्तव में वो इतना थक गया था कि उसके पास अपने शून्य स्लैश को डालने के लिए पर्याप्त मैना भी नहीं था ताकि वह सीधे उस पर आने वाले हमले से बच सके। वह केवल अपने दांत पीस सकता था और अपनी रक्षा के लिए उस तलवार को, जो एक बड़ी तलवार में तब्दील हो गई थी, अपने सामने रख सकता था। तो इस तरह मैं हार जाऊंगा। मुझे लगता है कि लीजन सही था। मैं अपने मार्शल भाग में बहुत प्रगति करने के बाद वास्तव में अभिमानी हो गया हूं। मुझे लगता है कि मुझे इस मुकाबले के बाद इस पर ध्यान करना होगा। लेकिन हमले से पहले ही लीजन ने हमले को वापस बुला लिया, लेकिन भाले की कुछ लड़ियां क्यूई की मार से उस पर लगी और वह पास की दीवार की ओर जा गिरा। उसके सिर पर चोट लगने और उसकी चेतना खोने के साथ ही लीजन का शरीर उस प्रकार के हमले को वापस लेने के लिए इतनी ऊर्जा के साथ टूट रहा था कि वह अभी तक नियंत्रित नहीं कर सका। उसने मूल भाला स्लैश भेजा हो सकता है, लेकिन उस प्रकार का हमला अपने शुद्धतम रूप में ऐसा कुछ नहीं था जिसे लीजन अभी तक नियंत्रित करने में सक्षम था। एलेक्स तेजी से उसकी ओर दौड़ा और उसके शरीर में अपना मैना डालना शुरू कर दिया, उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की। साथ ही वो उसके शरीर के उन हिस्सों को फिर से बनाने के लिए अपना मैना डालता रहा जो टूट रहे थे। लगभग 15 मिनट तक चलने के बाद वह लीजन को पूर्णतः सही स्थिति में वापस लाने में सक्षम हो गया। और डिंग, लीजन नामक गोलेम सफलतापूर्वक स्तर 20 तक पहुंचने में सक्षम हो गया है। क्वासी टियर 2 गोलेम। ओह, एलेक्स ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह कैसे हुआ था, लेकिन वह अभी भी इसे उस अनुभव बिंदु से जोड़ रहा था जो लीजन ने ब्रैंडन के साथ लड़ाई से हासिल किया होगा। गोलेम को उसकी सीमाओं से आगे बढ़ने में मदद करने का तरीका सीखने के लिए बधाई। वास्तव में ये ज्ञान आपके साथ आत्मसात हो जाना चाहिए था जब आप टियर 2 मैच क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, लेकिन चूंकि आप इसे पहले ही कर चुके हैं, इसलिए इसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेहतर होगा कि अब ये ज्ञान आपको हस्तांतरित कर दिया जाए। सिस्टम, आखिरकार तुमने मुझसे बहुत दिनों बाद बात की। एलेक्स इतने लंबे समय के बाद सिस्टम की आवाज सुनकर हैरान था, लेकिन इसके बाद जो दर्द हुआ उससे उसे सिस्टम की आवाज सुनने का पछतावा हुआ। जैसे ही गोलेम तकनीक की विशाल जानकारी, जिसका उसने अभी अभी उपयोग किया था, उसके सिर में डाली जा रही थी, उसने अपने सिर को पकड़ लिया क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि स्मृतियों का यह संचारण वास्तविक एलेक्स की स्मृतियों को प्राप्त करने की तुलना में अधिक पीड़ादायक था। जब यह सब हो रहा था, कोई ऊपर से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शिकन थी क्योंकि वह अभी भी सोच रहा था कि क्या उसे इसमें शामिल होना चाहिए या उसे बस लड़कों को देखना जारी रखना चाहिए। दर्द कम होने के बाद एलेक्स आखिरकार शांत हो गया।
वो बहुत जोर से हाँफ रहा था और जमीन पर पड़ा था। अपने सिर के अलावा शरीर का कोई भी हिस्सा हिलाने में असमर्थ था। लेकिन जब उसने लीजन की ओर देखा तो उसने देखा कि उसकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि उसने अपना भाला रक्षात्मक मुद्रा में पकड़ रखा था जो एलेक्स को ढक रहा था। एलेक्स ने जल्दी से अपना सिर ब्रैंडन की ओर घुमाया और देखा कि ब्रैंडन के पास पहले से ही कोई खड़ा था और वो ब्रैंडन के मुंह में एक गोली डाल रहा था। मैं कभी भी इस सब में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन अगर मैंने उसे इस तरह अकेला छोड़ दिया होता तो वो वास्तव में अपनी नींव को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता था और इसे वापस स्थिर करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना होगा। आशा है कि आप इसे समझेंगे, एलेक्स। जिस क्षण उस व्यक्ति ने बात करना शुरू किया, एलेक्स को पहले से ही पता था कि वो कौन था। हाँ, चौथे बड़े, मैं समझता हूं कि आखिरकार वो आपका बेटा है। एलेक्स ने हंसते हुए लीजन को उसे ऊपर उठाने के लिए एक मानसिक संदेश भेजा। मैं वास्तव में आपका आभारी हूं कि आपने अपने गोलेम को इतने बड़े हमले से बचाया, ये जानते हुए भी कि इस प्रक्रिया में इसका कोर नष्ट हो सकता था। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि आप अंत में इसे बचाने में सक्षम थे। चौथे एल्डर ने टिप्पणी की और एलेक्स को एहसास हुआ कि चौथे एल्डर ने कुछ गलत समझा है। नहीं, वो सब लीजन था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। हालांकि एलेक्स ने कहा कि लीजन के निर्णय में उसका कोई हाथ नहीं था, फिर भी चौथे एल्डर ने इसे उसकी विनम्रता के रूप में देखा। उसने अपने बेटे को भी देखा जो जमीन पर पड़ा था और उम्मीद कर रहा था कि वह एलेक्स की तरह कम घमंडी होगा। शायद वह अभी भी घर के अंदर रह सकता था और दिखावा करने के लिए बाहर भागने के बजाय उसने उसे जो गुप्त मैनुअल दिया था उसे विकसित करने में अधिक प्रगति कर सकता था। मैंने हमेशा सुना है कि आप सबसे महान गोलेम प्रतिभा है जिन्हें कबीले ने बहुत लंबे समय में देखा है। हालांकि मैं उन शब्दों को तब नहीं समझ पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं समझता हूं। आपके पास वास्तव में कबीले को एक और स्तर ऊपर ले जाने का मौका हो सकता है। कृपया चौथे बुजुर्ग, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे भारी शब्दों के लायक हूं। आपकी चापलूसी मुझे घमंडी बना सकती है। मुझे आपकी मानसिकता पसंद है। जब आपकी प्रशंसा की जा रही होती है तब भी आप में अहंकार का कोई लक्षण नहीं दिखता। क्या आप इस बूढ़े आदमी से कुछ कुछ सीखने को तैयार हैं और उच्च स्तर तक भाले का रास्ता सीखने को तैयार हैं? आगे पीछे बात करने के बाद चौथे एल्डर ने आखिरकार अपने इरादे जाहिर कर दिए, जिससे एलेक्स को सचमुच झटका लगा। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह भाला चलाने में माहिर नहीं है, तो चौथा एल्डर उसे क्यों परेशान करेगा। उसने सोचा कि आओ उसे व्यक्तिगत रूप से ढूंढो और ऐसा प्रश्न पूछो, लेकिन तभी उसने लीजन की ओर देखा जो अभी भी उसे पकड़े हुए था। ओह, मैं देख रहा हूं, मुझे फिर से गलत समझा गया है। एलेक्स को अंततः समझ में आया कि चौथे एल्डर ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा था, क्योंकि वह लीजन द्वारा प्रदर्शित बुनियादी भाला तकनीकों से चकित था। आखिरकार ज्ञान साझा करने की एक गोलेम तकनीक थी, जिसमें गोलेम का निर्माता अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार के बारे में अपने कुछ या सभी ज्ञान को गोलेम में डाल देता था। युद्ध तकनीकों के साथ इसे और अधिक शक्तिशाली बनाना, क्योंकि इसे किसी भी तरह से क्रूर शक्ति के साथ हथियारों को घुमाना नहीं होगा, बल्कि समान क्षेत्र में उन पर हावी होने के लिए तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम होगा। लेकिन एलेक्स के मामले में यह प्रणाली की भागीदारी के कारण अलग था। उसे बस एक हथियार को ध्यान में रखते हुए गोलेम को तैयार करना था और हथियार को घुमाना था। कुछ समय तक उनकी चेतना सक्रिय रहने पर वे अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार पर बुनियादी महारत हासिल करने में सक्षम हो जाते हैं, और जो एलेक्स को समान हथियार और कौशल का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इसलिए यदि अन्य गोलेम स्वामी अपने गोलेम को हथियार के ज्ञान के साथ जोड़ रहे थे, एलेक्स ने अपने गोलेम को विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण दिया और फिर उन्हें ज्ञान प्रदान किया, जिससे उन्हें अपने गोलेम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रत्येक हथियार का बुनियादी ज्ञान हो गया। चूंकि वह ऐसे हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता था, और ये उसकी भयानक विशेषताओं में से एक थी जो उसने सिस्टम के मेजबान के रूप में हासिल की थी। क्यों न आप लीजन को अपनी कुछ चालें दिखा दें,
मुझे पता है कि ये कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन वह मुझसे बेहतर भाला तकनीक को समझने लगा है। एलेक्स ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह ब्रैंडन के पिता को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन जब चौथे एल्डर ने उसे सुना तो उन्हें लगा कि एलेक्स को लीजन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी तकनीकों के बाद कोई भाला तकनीक सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सभी मूल भाला कलाएं थी। हालांकि लीजन के मध्यवर्ती भाला कौशल तक पहुंचने के कारण ये अधिक घातक और गहन लग सकती थी। लेकिन चौथे बुजुर्ग जैसे किसी व्यक्ति की नजर में, जिसने लगभग अपना पूरा जीवन भाला चलाने का अभ्यास किया है, वो लीजन की सभी गहन चालों को आसानी से देख पा रहा था, जिससे उसे पता चल गया कि उसके कौशल का आधार अभी भी बुनियादी भाला कौशल सेट था, न कि कुछ दिखावटी भाला चालें। वो वास्तव में आश्चर्यचकित था कि एलेक्स ने कभी भी कोई फैंसी भाला चाल सीखने का मौका क्यों नहीं लिया, और वह उसे एक दो चीजें सिखाना चाहता था, लेकिन उसने कभी इस तरह से अस्वीकार किए जाने की उम्मीद नहीं की थी। क्या अफसोस की बात है, अगर आप स्पीयर पाथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप कुछ वर्षों में मुझसे भी आगे निकल सकते हैं। चौथे एल्डर ने आह भरते हुए कहा। एलेक्स को फिर से उसके अधीन सीखने के विचारों से और अधिक परेशान करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, गॉर्डन के वारिस, चौथे एल्डर ने कहा, जैसे ही उसने ब्रैंडन के शरीर को उठाया और एलेक्स के आंगन से बाहर उड़ गया। एलेक्स करा उठा जब उसे महसूस होने लगा कि उसका शरीर सामान्य अवस्था में आ रहा है। उसने आर्थर और नाइट को भी कोसा जो एकांत प्रशिक्षण में थे। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि जिस तरह से शोर मचा हुआ था, उनमें से कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। उसने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि उसने उन्हें अपने घर का उपयोग करने की अनुमति क्यों दी, जबकि उन सभी के पास कबीले की इमारतों में विशेष क्वार्टर है। उन कमीनों, खैर, मैं बिल्कुल भी नहीं हारा। इस नए ज्ञान के साथ मैं हमारी टीम को और अधिक मजबूत स्तर पर ले जाने में सक्षम होऊंगा, एलेक्स ने खुद से कहा, जब उसने उस ज्ञान के बारे में सोचा जो सिस्टम ने उसे दिया था। तो वो मुस्कुराया। आर्थर और नाइट ने एकांत छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें लगा कि उनका आधार अन्य चीजों का अध्ययन जारी रखने के लिए पर्याप्त ठोस था। उनके लिए जो कुछ बचा था वह ये चुनना था कि वे किस बुजुर्ग से पवित्र गोलेम तकनीक सीखना चाहते थे। आर्थर वास्तव में पैट्रियार्क से सीखना चाहता था, लेकिन जब उसे भी याद आया कि उसके और पैट्रियार्क के बीच वास्तव में कुछ भी समान नहीं है, तो उसे इस बारे में भूलने और अपने विकल्पों को खुला छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही वह जेमिनी काल में पैदा नहीं हुआ था, फिर भी वह एक गॉर्डन था और किसी भी बुजुर्ग से गोलेम तकनीक सीख सकता था। उनकी समझ के कारण सभी तकनीकें जर्नल के एक हिस्से से आई थी, जो पैट्रियार्क से पैट्रियार्क तक पारित की जा रही थी। और आगे विचार विमर्श के बाद वह अंततः निर्णय लेता है कि वह तीसरे एल्डर से सीखेगा, क्योंकि वह सोचता है कि उन दोनों में बहुत कुछ समान है। हालांकि एलेक्स ने तीसरे एल्डर को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। उन्होंने पैट्रियार्क पत्रिकाओं में उनके कार्यों के बारे में बहुत कुछ सुना है और बताया है कि वह कितने शक्तिशाली थे और उनकी गोलेम तकनीक सबसे अनोखी तकनीकों में से एक थी। हालांकि एलेक्स वास्तव में जर्नल के हर हिस्से को पढ़ना चाहता है, लेकिन जब से सिस्टम ने इसे इन्वेंट्री में एकत्रित किया है, तब से ये उसे रोके हुए है और पहले पृष्ठ पर नजर डालने के बाद उसे पहले अपनी रचना पर काम करने के लिए कह रहा है। और वो वास्तव में ये नहीं समझ पाया कि सिस्टम ने क्या कहा, लेकिन उसे लगा कि वह बाद में इसका पता लगा लेगा और शायद तब सिस्टम उसे इस योग्य समझेगा कि वह किताब खोलकर देख सके। हे सिस्टम, ब्लड मून युद्ध का समय तेजी से निकट आ रहा है और मैं पैट्रियार्क जर्नल को कम से कम एक शिखर पर देखना चाहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं वहां कुछ नया सीख सकता हूं और अपनी युद्ध शक्ति को और अधिक बढ़ा सकता हूं। यदि मेरे पास पुस्तकों का ज्ञान है, आखिरकार आप अपने मेजबान को अब मरना नहीं चाहेंगे, है ना? पुस्तक का ज्ञान कभी भी कुलपति द्वारा शोषण के लिए नहीं था। उन्हें केवल गॉर्डन वंश के कुलपति द्वारा संरक्षित करने के लिए दिया गया था। यहां तक कि उस पत्रिका के अंदर की तकनीक भी कुलपति द्वारा उनके प्रमुख समय में बनाई गई थी और पारित की गई थी, ताकि जब उनके वंशजों में उनके समान गोलेम जीन पैदा हो तो वे उन चीजों का अभ्यास करने में सक्षम हो सके जो पारित की गई है।
आपको लगता है कि ये एकमात्र पत्रिका है जिसे आपके कुलपति ने पीछे छोड़ दिया था। नहीं, अब आप इतने मूर्ख नहीं हो सकते। एक हमेशा वर्तमान कुलपति के हाथों में सुरक्षा के लिए छोड़ दिया जाता है और दूसरा कबीले के सभी सदस्यों के अभ्यास के लिए छोड़ दिया जाता है। इसे आपके कबीले के विशेष प्रशिक्षण मैदान में संरक्षित किया जा रहा है। मेरे कबीले के पास एक विशेष प्रशिक्षण मैदान है। खैर, मैं अपने बेवकूफ मेजबान से क्या उम्मीद कर सकता हूं? क्या आपको लगता है कि आपका कबीला इतना मजबूत हो गया होगा और उसके पास कई बुजुर्गों के साथ एक टियर 7 जादूगर होगा जो बिना किसी प्रशिक्षण मैदान के उनका समर्थन करने के इतने करीब है? क्या आपको लगता है कि टियर 7 जादूगरों का होना आसान है? फिर अन्य मिड टियर कबीले के पास अपना बेवकूफ क्यों नहीं है? मेरी बात सुनो। आपको दी गई पुस्तक केवल तभी खुली हो सकती है जब आप अपनी खुद की गोलेम तकनीक बनाते हैं। जो आप अब उपयोग कर रहे हैं वो मूल है जो सदियों से पारित हो गया है। आपको इस मूल आधार का उपयोग अपने आधार के रूप में करना है। सिस्टम की सहायता के बिना स्वयं कुछ बनाना है, जैसे आपने टाइटन का निर्माण किया था। बिल्कुल शुरुआत से कुछ ऐसा करना है जो किसी गोलेम जादूगर ने पहले नहीं किया है। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो सिस्टम भी आपका समर्थन करेगा और आपकी तकनीकों और विचारों को जीवंत करेगा, और पैट्रियार्क जर्नल आपके निर्माण को रिकॉर्ड करेगा और आपको इसके रिकॉर्ड पर नजर डालने की स्वीकृति देगा। सिस्टम के साथ हुई छोटी सी बातचीत के बाद एलेक्स गहरे विचारों में खो गया और सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जो किसी अन्य गोलेम जादूगर ने पहले न किया हो, और चाहे उसने अपना दिमाग कितना भी खपाया हो, वो कोई संभावित समाधान नहीं निकाल पाया। सलाह के लिए 3500 मन, और डिंग, अपर्याप्त मन के कारण आपको सिस्टम को 1000 मन देना है, और अगले ही पल जब आप अपना मन वापस पा लेंगे तो वह काट लिया जाएगा। ओ कॉमन, ऐसा कौन करता है? और मैं तुम्हें एक अच्छे आदमी के रूप में देखना शुरू कर रहा था। मुझे संरक्षण मत दो एलेक। तुम जानते हो कि यह सिर्फ व्यापार है। मैंने जो सलाह तुम्हें दी है वो उस राशि से अधिक मूल्यवान है। अगर मैं इसे ठीक से गणना करूं तो ये 10 से 15,000 मन तक होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास कितना मन है? इसके कारण मैंने तुम्हें उपभोक्ता छूट देने का फैसला किया है। इसका आनंद लो जब तक तुम्हारे पास एक छोटा मन पूल है, क्योंकि जब तुम्हारे मन पूल में एक विशाल मन हो तो कोई छूट नहीं होगी। एलेक्स, तुम कंजूस सिस्टम हो। एलेक्स ध्यान की मुद्रा में आ गया और अपना मान पुनः प्राप्त करने लगा, क्योंकि सिस्टम ने उसे पूरी तरह से मिटा दिया था और अब उसके पास कोई भी कौशल सक्रिय करने के लिए मान भी नहीं बचा था। वो केवल अपने सभी गोलेम को अंतरिक्ष थैली से मुक्त कर सकता था और उन्हें अपने ऊपर नजर रखने के लिए कह सकता था, क्योंकि वो पर्याप्त मन वापस बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अपना कर्ज चुका सके। जब वह ध्यान कर रहा था तो उसका मन अपने आप काम करता रहा और वह सोचने लगा कि सिस्टम क्या कह रहा है, ऐसा कुछ जो किसी भी गोलेम जादूगर ने पहले कभी नहीं किया है। कुछ अनोखा, मेरा आधार मूल बातें जिनका उपयोग अन्य सभी गोलेम तकनीकों को बनाने के लिए किया गया था। एक ऐसी तकनीक खोजें जो अकेले मेरे द्वारा बनाई गई हो, ऐसा कुछ जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा हो। एलेक्स का दिमाग तेजी से घूमने लगा क्योंकि उसने इन सब चीजों के बारे में बहुत जल्दी सोचा और उसे अपनी पुरानी दुनिया पृथ्वी याद आ गई, और वह रोबोट के बारे में सोचने लगा और कैसे वे गोलेम की तरह थे लेकिन उनके उन्नत हथियारों के कारण अधिक उन्नत थे। हांफते हुए एलेक्स की आंखें खुल गई, क्योंकि आखिरकार उसे वो मिल गया जो वह इस बड़े समीकरण में खो रहा था। उसे पहले तो जर्नल की नकल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कुछ ऐसा बना सकता था जिसके बारे में न केवल गॉर्डन परिवार सोच भी नहीं सकता था, बल्कि कुछ ऐसा जिसके लिए ये दुनिया भी तैयार नहीं है। वो अपनी गोलेम तकनीक को ऐसी चीज पर केंद्रित करने जा रहा था जो साइबोर्ग गोलेम, एआई गोलेम और रोबोट गोलेम बना सके जो पावर रेंजर्स के मेगाजॉर्ड की तरह भी दिख सकते हैं। जब उसने अपनी योजना के बारे में सोचा तो वह बुरी तरह मुस्कुराया। वो क्रूर प्रयोग के एक और दौर में जाने वाला था। और डिंग, त्रुटि पाई गई। एलिमेंटल गोलेम की सेटिंग बदलने का प्रयास विफल हो गया। असफल। एलेक्स ने उस समय अपने चेहरे पर हाथ मारा जब उसने एक और मेटल पावर क्रिस्टल को पिघलते और हवा के साथ गायब होते देखा।
उसने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाने की इच्छा को दबा लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे आगे क्या करना है। सिस्टम से थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के बाद उसने कुछ ऐसा बनाने पर अपना लक्ष्य निर्धारित किया जिसे वो रोबोट गोलेम कहता है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कोई खास प्रगति नहीं की है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि पहली बात तो ये कि वह धातु तत्व जादूगर नहीं था, और उसे यह भी नहीं पता था कि लोहे को कैसे नियंत्रित किया जाए। उनका बड़ा दाव मृत राक्षसी जानवर से निकाले गए धातु तत्व शक्ति क्रिस्टल का उपयोग करना था। क्रिस्टल में संग्रहित आंतरिक धातु शक्ति का उपयोग करके दूसरे गोलेम के साथ विलय करना था। लेकिन यह विफल रहा। उसने टाइटन की ओर देखा, जो अभी भी उसे हैरानी भरे भाव से देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर वो क्या कर रहा है। उसने आह भरी और उस छोटी सी जगह को देखा जिसे वो घर कहता था। अब ऐसा लग रहा था कि उसे आखिरकार वो शांति मिल गई है जिसे वो हमेशा से चाहता था और जिसके लिए तरसता था, और उसे एहसास हुआ कि उसे अपने गिरोह की याद आती है, भले ही वे हमेशा चीजें बिखेरते रहते थे। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं आर्थर से मिलूं। अगर इस समय कोई है जो मेरी मदद कर सकता है तो वो कमीना है। रुको, अब मैं इसके बारे में सोचता हूं। क्या उसके पास पृथ्वी और धातु दोनों तत्व नहीं है? बढ़िया है, मैं तीसरे बुजुर्गों के क्वार्टर में घुसने जा रहा हूं। टाइटन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अपने मालिक की मदद करने के लिए, जो बस खुद से ही लगातार बड़बड़ा रहा था। तीसरे बुजुर्ग के आंगन में लगभग 7 युवक गोलेम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे अपनी इच्छा शक्ति और धातु ऊर्जा का उपयोग करके मनचाहा आकार बना रहे थे। ये प्रक्रिया बहुत नाजुक थी और इसमें ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्योंकि वे कोई चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और उन 7 युवकों में से एक आर्थर था, जो उस हवेली में आया था जिसके द्वार पर एक बड़ी संख्या 3 अंकित थी, ये दर्शाते हुए कि ये एक बुजुर्ग का घर था। पहले तो वो जोश से भर गया था, क्योंकि उसने कल्पना की थी कि कैसे उसे महान तीसरे बुजुर्ग द्वारा सिखाया जाएगा और कैसे उसकी प्रतिभा पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें एक निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उनके विचार वास्तव में हर समय व्यापक हो जाते हैं जब उन्हें वो सब याद आता है जो उन्होंने सोचा था कि होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश तीसरे बुजुर्ग को किसी को व्यक्तिगत रूप से सिखाने में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने अपनी तकनीकों की मूल बातें एक बहुत लंबे स्क्रोल में लिखी और उसे अपने आंगन के बीच में एक लौकी के अंदर रख दिया। वास्तव में उसका अनुरोध बहुत सरल था। उन्हें उसके द्वारा बनाए गए एक स्वर्ण गोलेम को हराना था, जो उनके समान ही क्षेत्र में था। यदि वे ऐसा करने में सफल हो जाते तो वे उसके राज्य का अध्ययन कर पाते, केवल 1 घंटे के लिए बुनियादी तकनीक और लेखन, और उसके बाद उन्हें जो कुछ उन्होंने सीखा है उस पर ध्यान लगाना होगा और इस प्रक्रिया में एक सुनहरा गोलेम बनाने का भी प्रयास करना होगा। लेकिन यहां मुख्य समस्या ये थी कि उन्हें केवल 1 घंटे के लिए ही डराने वाली तकनीक का अध्ययन करना था। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, वे 1 घंटे में उनके द्वारा लिखी गई सभी बातों को नहीं समझ पाएंगे, भले ही वे उनकी गोलेम तकनीकों की मूल बातें ही क्यों न हों। इससे उन्हें दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें पता चला कि सुनहरा गोलेम उनके हमले के लिए अभ्यस्त हो गया है और पहले की तुलना में उनका बेहतर प्रतिरोध करने में सक्षम होगा। यद्यपि जीतने के बाद भी उनमें से कुछ लोग ध्यान करने या तकनीकों को दोबारा देखने की स्थिति में भी नहीं थे, और यही कारण था कि यहां सीखने वाले लोगों की संख्या घटकर मात्र 7 जादूगर रह गई थी। झपट्टा, जमीन से एक काली छाया उभरी। इस छोटी सी कार्रवाई ने उन जादूगरों की एकाग्रता को भंग कर दिया जो वहां गोलेम बनाने की कोशिश कर रहे थे, और वे तुरंत छिप गए। बैंग बैंग बैंग, संपीड़ित धातु तत्वों की श्रृंखला हर जगह उड़ गई। जिस क्षण एलेक्स और नाइट छाया से बाहर आए और उन्होंने विभिन्न छोटे धातु बमों को उस जगह के चारों ओर घूमते देखा, उन्होंने भी बाकी 7 जादूगरों के साथ कवर लिया। साले, तुमने हमारी एकाग्रता भंग करने की हिम्मत कैसे की? मैं अपना पहला सुनहरा गोलेम हाथ बनाने के बहुत करीब था, एक मांसल जादूगर ने कहा।
जैसे ही उसने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां विस्फोट के बाद एलेक्स छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने एलेक्स का चेहरा देखा, वो अपने शब्दों पर घुट गया। उसने एलेक्स को पिछले ब्लड मून युद्ध में देखा था, और भले ही वह एक टियर 2 जादूगर था, वो इस तथ्य पर स्पष्ट था कि एलेक्स के पास गोलेम थे जो टियर 3 गॉब्लिन का ख्याल रख सकते थे। उसके बारे में तो बात ही छोड़िए, जो सिर्फ एक टियर 2 जादूगर से ज्यादा कुछ नहीं था। चुप रहो। अगर तुम शुरू से ही इतने अच्छे हो तो हमें उस समय ऐसे नहीं भागना पड़ेगा जब तुम सिर्फ एक गोलेम बना रहे हो। यह स्पष्ट है कि तुम अनुभवहीन हो, लेकिन तुम हम पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हो। नाइट ने शिकायत की क्योंकि उसने महसूस किया कि उन बमों में से एक की चपेट में आने से उसकी पीठ सूज गई थी। वो थोड़ा लापरवाह था, इसलिए उसने अपना गुस्सा जादूगर पर निकाला जो बोल रहा था। हे, ओ तो ये भाई एलेक्स है। मुझे इसके लिए बहुत खेद है। उसने तुरंत माफी मांगी। एलेक्स ने उसकी जरा भी परवाह नहीं की और सीधे आर्थर की ओर बढ़ गया, जो ऐसा लग रहा था मानो अपने साथ किसी चीज की रक्षा कर रहा हो। जब यह छोटा सा विस्फोट हो रहा था, मैं देख रहा हूं कि आपने बहुत प्रगति की है भाई। एलेक्स ने कहा कि उसने देखा कि आर्थर उस गोलेम को स्थिर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसे उसने लगभग पूरा कर लिया था। धमाका। हाँ, उस बूढ़े बूढ़े को भाड़ में जाऊं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम मुझे सुनो, बहुत जल्द मैं सबसे अच्छा गोल्डन गोलेम निर्माता बनने जा रहा हूं और तुम्हारी जगह ले लूंगा। आर्थर ने एलेक्स को अनदेखा करते हुए हवेली की ओर शाप दिया, जिस क्षण उसने आखिरकार अपना गोलेम पूरा कर लिया था। एलेक्स ने गोलेम को देखने में अपना समय लगाया, जबकि आर्थर हवेली के प्रति अपनी उत्तेजना व्यक्त कर रहा था। गोलेम 6 फीट लंबा था। यह लीजन जैसा ही दिखता था। इसके अपने टी आकार के हेलमेट, लेकिन भूरे रंग की आंखें थी। लेकिन जहां लीजन मुख्य रूप से पृथ्वी तत्वों से बना था, वहीं ये गोलेम धातु तत्व से बना था। ये चमकीले कांस्य रंग में चमक रहा था। हालांकि एलेक्स को एक सुनहरे गोलेम की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि गोलेम निर्माता तकनीकों के स्तर के आधार पर प्रतिबंध थे। और जबकि लीजन के पास एक भाला था, इस गोलेम के पास 2 लंबी तलवारें थी, जिसकी पीठ पर एक लंबी बड़ी तलवार फंसी हुई थी। यह भी लीजन की तरह एक ग्लैडिएटर की तरह कपड़े पहने था, लेकिन एक मेटल गोलेम होने के कारण इसका उपकरण अधिक वैध और भारी लगता है। एलेक्स अपने भाई की नकल करने की क्षमता पर लगभग हंस पड़ा, लेकिन वह इस तथ्य की सराहना करने से खुद को नहीं रोक सका कि आर्थर ने एक महान गोलेम बनाया था। और डिंग। विश्लेषण गोलेम। कांस्य गोलेम, टियर 1, निम्न। प्रकार, उपकरण बटा शक्ति। क्षमता, धातु के टुकड़े, स्तर 1। धातु की तलवार, स्तर 1। मर्ज, स्तर 1। मुझे लगता है कि यह सही समय है कि आप मेरे द्वारा दिए गए गोलेम ज्ञान को आजमाएं या नहीं। क्या आप ये जानना नहीं चाहते कि गोलेम प्रोजेनिटर ज्ञान के एक हिस्से के साथ अब आप कितने अच्छे हैं? सिस्टम वास्तव में उसे अपनी नई तकनीक का उपयोग करने में रुचि रखता है, लेकिन एलेक्स किसी भी समय इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह एक और के लिए यहां आया था। पूरी तरह से कारण, उसने अपनी नजरें नए तैयार किए गए सुनहरे गोलेम से अनिच्छा से हटा ली। गोलेम के कौशल सेट उनके गोलेमों से काफी अलग थे और इसमें कोई हथियार महारत भी नहीं थी, जो काफी बम्पर था। हालांकि वह अपने विश्लेषण कौशल से अधिक प्रभावित था, जो स्तर 3 तक उन्नत हो गया है, जिससे उसके लिए उन चीजों के बारे में अधिक विवरण देखना संभव हो गया है जिन्हें वो पहले नहीं देख सकता था, जैसे कि इस विशेष गोलेम का विवरण। मैं हमेशा से जानता था कि तुम एक विशेष मामला हो, एलेक्स ने मन ही मन सोचा जब उसने आखिरकार आर्थर का सामना किया, जो इतनी देर तक चिल्लाने और हवेली से कोई जवाब न मिलने के कारण अब हाँफ रहा था। अरे यार, क्या तुम थोड़ा आराम कर सकते हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने एक बुजुर्ग के घर में घुसने का जोखिम उठाया। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने आत्मीयता तत्वों के बारे में अपनी थोड़ी सी जानकारी देकर मेरी मदद कर सकते हो, एलेक्स ने कहा। खैर, मैं मूल बातें काफी हद तक समझ चुका हूं। चलो वापस चलते हैं। आर्थर के उसके पीछे चलने पर सहमत होने के बाद एलेक्स ने नाइट का सामना किया,
लेकिन नाइट का चेहरा तुरंत बदल गया। नाइट, इसके बारे में सोचो भी मत एलेक्स। मेरे पास जो थोड़ी सी भी मैना है उससे मैं तुम्हें, उसे, मुझे और इस छोटे से सुनहरे खिलौने को कहीं भी नहीं ले जा पाऊंगा। मुझे छाया निर्माण को बीच में ही रोकना पड़ेगा और फिर भी मैं अपने मन पूल के दुरुपयोग के कारण प्रभावित होऊंगा। नाइट ने विरोध किया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह इस समय एलेक्स के इरादों को भांप सकता है। एलेक्स उसे इस तरह से इसलिए देख रहा था क्योंकि वो फिर से मुफ्त सवारी चाहता था। देखो, तुम चिल्ला रहे हो और तुम्हें अभी भी जरा भी शर्म नहीं आ रही है। कुछ सेकंड पहले तुम बड़बड़ा रहे थे कि जो छात्र गोल्डन गोलेम का अभ्यास कर रहे थे वे अच्छे नहीं थे। तो फिर तुम क्या हो? एक शौकिया? आर्थर ने मजाक किया और सभी जादूगर नाइट पर हंसे। इससे वो गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो भले ही ताकतवर हो और उसे लगता हो कि वो बहुत सुधार कर रहा है, लेकिन आर्थर के खिलाफ जाने की कोशिश करना उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। वो आर्थर और ब्रैंडन को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में देखता था और उन सिक्कों में दोनों तरफ खूंखार लड़ाकू राक्षस चित्रित थे, और यही कारण था कि वह कभी भी उनमें से किसी का भी विरोध नहीं करना चाहता था। तो फिर हम बाहर चले जाएं। मुझे लगता है कि चुपके से अंदर आना बहुत अच्छा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं हंगामा खड़ा कर दूंगा जो कि योजना का हिस्सा नहीं था। कृपया इस कबीले के सदस्य को माफ कर दें। एलेक्स ने हवेली की ओर मुंह करके झुककर आखिरी वाक्य कहा, क्योंकि उसने आर्थर को हवेली की ओर बात करते देखा था। उसे यकीन था कि कोई या यहां तक कि तीसरा बुजुर्ग उन्हें देख सकता होगा और जो कुछ हो रहा था उसके बारे में जान सकता होगा, और वह निश्चित रूप से वहां से नहीं जाना चाहता था। तीसरे एल्डर की उस पर बुरी छाप पड़ गई थी। आर्थर ने उसे घसीटते हुए तीसरे बुजुर्ग के परिसर से बाहर निकाला, लेकिन जाने से पहले उसने हवेली को अपनी मध्यमा उंगली दिखाना सुनिश्चित किया। हाँ, क्या वह बच्चा इतना ऊर्जावान नहीं है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरी तकनीक सीखने के लिए मेरी हवेली में आएगा। मुझे लगता है कि खून वास्तव में पानी से गाढ़ा होता है। तीसरे एल्डर अपने बैठक कक्ष में सिंहासन कुर्सी पर बैठे हुए हंस रहे थे। घर का बटलर उनके बगल में था, जो चेहरे पर शिकन लिए ये सब होते हुए देख रहा था। युवा स्वामी कब तक हवेली से बाहर रहेगा, ये जाने बिना कि वह आपका एकमात्र वंशज बचा है। स्वर्ण गोलेम शाखा की विरासत को जारी रखने के लिए आपको उसे वापस लाना होगा। हालांकि हमारी शाखा में अन्य लोग भी हैं, लेकिन उनमें आपके जीन नहीं है, मेरे प्रभु। तीसरे एल्डर के पास खड़े बटलर ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ कहा, जब वो अपने युवा स्वामी के बारे में सोचता है जो कबीले में एक जंगली बच्चे की तरह रह रहा है और उसे ये भी पता नहीं है कि वो वास्तव में कौन है। अल्फ्रेड, तुम मुझे तब से जानते हो जब मैं बच्चा था, और तुम्हें पता होना चाहिए कि पूरे कुल में केवल मैं ही हूं जो अधिक बच्चे पैदा करने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय आने पर उन्हें किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हमारा जो वंश है वो गर्व करने लायक नहीं है, बल्कि भयभीत करने वाला है, और भविष्यवाणी निश्चित रूप से पूरी होगी। मैं चाहता हूं कि वह इन सब से बाहर आ जाए, लेकिन फिर भी वह स्वयं ही इसमें उलझ गया। देखो, भाग्य मेरे साथ खेल रहा है। तीसरे बुजुर्ग ने फिर से हंसते हुए अपने भारी भरकम गोल्डन गोलेम से एक लौकी उठाई जो अभी कमरे में दाखिल हुई थी। मैं बस यही आशा करता हूं कि मेरे भाई और कुल के अन्य बुजुर्गों के पास कोई बेहतर योजना होगी, बजाय इसके कि जब तबाही फिर से आए तो हम चुपचाप बैठे रहें या हमारी साधना की गति पर प्रतिबंध लगा दें। तीसरे बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, आपके कबीले के पास जितनी शक्ति है, यदि आप सभी दौड़कर आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, तो आपको अपने आप को एक कमजोर उच्च स्तरीय कबीले के रूप में वर्गीकृत करने में सक्षम होना चाहिए। तो फिर जॉर्ज अभी भी आप सभी को शांत रहने पर जोर क्यों दे रहा है? वास्तव में आपका कबीला किससे भाग रहा है? उसके पास खड़े बटलर ने पूछा, लेकिन तीसरे एल्डर ने बस मुस्कुरा दिया। कुछ बातें अनकही रह जाना बेहतर है।
मैंने आर्थर को अपना पोता होने के बावजूद अपने अधीन सीखने की अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपना रास्ता खुद बनाए, लेकिन चूंकि वो अपने दम पर यहाँ वापस आया है इसलिए मैं उसे वो सब कुछ सिखाने में संकोच नहीं करूंगा जो मैं जानता हूँ। भुआहा। तीसरा एल्डर फिर से जोर से हंस पड़ा, जबकि उसके बगल में बैठा बटलर अपने मालिक के विलक्षण व्यवहार पर आश्चर्यचकित था। हालांकि अन्य लोग इस बात से आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि इस बटलर ने वास्तव में गॉर्डन कबीले के मुखिया को अपने नाम से पुकारा था, लेकिन सच्चाई ये है कि वह तब से कबीले पर नजर रख रहा है जब से गॉर्डन कबीले के सभी बुजुर्गों के पिता शहर में आए थे। इसलिए उन्हें वहां सम्मानपूर्वक बड़ा और सम्मानित माना जाता था क्योंकि उनकी वफादारी वर्षों से अर्जित की गई थी और उन्हें पूरे कबीले के बटलर के बजाय एक परिवार के रूप में देखा जाता था। क्या बकवास है, तुमने ऐसा करने की कोशिश की। मुझे लगता था कि एग्नेस के बाद तुम हमेशा हम में से सबसे होशियार हो। मुझे लगता है तुम हमसे बस थोड़े ज्यादा होशियार हो। आर्थर ने एलेक्स की इस तकलीफ के कारणों को सुनकर उसे बहुत ही शालीनता से अपमानित किया। हालांकि एलेक्स गुस्से वाला भाव दिखाना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे इस समय आर्थर की मदद की सचमुच जरूरत है और उसने खुद को रोक लिया। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, या तुम सिर्फ मेरा अपमान करने में रुचि रखते हो? एलेक्स ने अधीर होकर पूछा। हां, मैं कर सकता हूं। यह बुनियादी ज्ञान है कि आप बाद में दो माध्यमिक जादू को एक साथ मिला सकते हैं। आप ये कैसे नहीं जानते? द्वितीयक जादू, इसका क्या मतलब है? एलेक्स ने अपनी शैली में पूछा, क्योंकि वो आर्थर को ये नहीं बता सकता था कि जब वो छोटा था तो उसे अपनी कुछ यादें याद नहीं थी। खैर, 4 मूल तत्व वायु, अग्नि, जल, पवन है। शेष तत्वों विलय या इस मूल तत्व से बने हैं जो महान अराजकता दाव से आए हैं। धातु और बर्फ तत्व, गड़गड़ाहट, ध्वनि और अन्य जटिल जादू के साथ द्वितीयक जादू है, और यदि विलय करने से पहले ही बर्फ स्थापित हो चुकी है तो वे कभी भी विलय नहीं कर पाएंगे। आर्थर ने एक अधूरा स्पष्टीकरण दिया क्योंकि उसने अपनी तिरछी आंखों से एलेक्स का ध्यान आकर्षित किया। एलेक्स ने उसकी बात खत्म होते ही समझ लिया कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि उसके सभी गोलेम में केवल टाइटन ही आइस गोलेम था, और सबसे मजेदार बात यह थी कि उन्होंने केवल टाइटन पर ही ये काम करने की कोशिश की, जो पहले से ही एक टियर 2 गोलेम था। उन्हें अभी भी सिस्टम संदेश याद था जो उन्हें बता रहा था कि वह एक एलिमेंटल गोलेम की सेटिंग को बदलने की कोशिश में विफल रहे हैं। अब उसने सोचा कि टाइटन और हाइव क्वीन के लिए पहले से ही रास्ते तय हैं, क्योंकि उसने सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें अगले दायरे में पहुंचने में मदद की थी। इसे बदलने का प्रयास करने का मतलब था कि उसे अभी भी सिस्टम की मदद लेनी होगी और इसे कभी भी उसके अपने काम के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें सिस्टम शामिल था। और उसने निर्णय लिया कि वह एक अन्य गोलेम को, जो टियर 2 गोलेम नहीं बन पाया है, रोबोट संस्करण में बदलने का प्रयास करेगा। और वो लीजन से बेहतर गोलेम के बारे में सोच भी नहीं सकता था, जो टियर 2 दायरे के ज्यादा करीब था, और उसकी हताशा के कारण उसकी गोलेम तकनीकों में एक नई क्षमता जगाने में उसकी मदद करता प्रतीत होता था। उसे लगा कि उसे आर्थर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने ये सब संभव बनाया। लेकिन जब उसने उसके आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखा तो उसने अपना विचार बदल दिया। तुम मूर्ख हो, मैं ये सब पहले से ही जानता था। आर्थर और नाइट, अगर तुम्हें यह सब पता था तो तुम इतने ध्यान से क्यों सुन रहे थे? मुझे मत बताना कि तुम शुक्रिया नहीं कह सकते। अरे रुको एलेक्स। आर्थर एलेक्स के पीछे भागा, जो उसके घमंडी रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह सोच रहा था कि क्या आर्थर द्वारा सीखी गई गोलेम तकनीकों ने उसके अहंकार को बढ़ाया है। एलेक्स ने सांस ली और अपनी सांस को स्थिर करने की कोशिश की, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था जो भविष्य में उसकी अपनी अनूठी गोलेम तकनीक बन सकती थी, जिसका उपयोग भविष्य में उसका नाम आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। क्या तुम तैयार हो? उसने अपने सामने खड़े लीजन से पूछा, और लीजन ने बहुत तेजी से अपना सिर हिलाया। हालांकि गोलेम को कोई भावना नहीं दिखानी थी, लेकिन एलेक्स के गोलेम हमेशा अलग होते हैं
और वह ये बता सकता था कि उसका गोलेम जो हमेशा ठंडा व्यवहार करता था और जो कुछ होने वाला था उससे काफी घबराया हुआ था, क्योंकि एलेक्स ने उसे बताया था कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है और इसमें जोखिम भी शामिल है। हालांकि गोलेम को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन उसने हमेशा एलेक्स के आदेशों का पालन किया। अगर एलेक्स उसे मरने के लिए भी कहे तो वह आदेश पर कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। एलेक्स ने काम करने के लिए तैयार होने से पहले लीजन को आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराया। ये उच्चतर चीजों के लिए उसकी सफलता थी और वो अब से किसी भी क्षण इसे खराब करने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास पहले से ही सभी आवश्यक उपकरण थे जो उसे सफल होने के लिए चाहिए थे। उसने अपनी मानसिक स्थिति को चरम पर समायोजित कर लिया था और उसके पास वे सभी सामग्रियां थी जिन्हें वो महत्वपूर्ण समझता था, और अब केवल लीजन की शारीरिक प्रणाली को रोबोट में बदलना बाकी था। उसने अपने दादा से प्राप्त राक्षसी पशु शक्ति क्रिस्टल को बाहर निकाला और उसे सावधानी से पकड़ा। यह वास्तव में बड़ा था और क्रिस्टल से निकलने वाली ऊर्जा कई चीजों को शक्ति देने के लिए पर्याप्त थी और उन लोगों के लिए बहुत महत्व रखती थी जो शिल्प और फोर्जिंग करते थे, लेकिन यहां एलेक्स इसका प्रयोग करने के लिए कर रहा था। यह बहुत अच्छा था कि मैं चोरी करने में सक्षम था। खांसी नहीं, यह बहुत अच्छा था कि मैं उस बूढ़े आदमी से इसे उधार लेने में सक्षम था। ये कम से कम वह मेरे लिए कर सकता है, क्योंकि वह कबीले के लिए मेरे योग्यता अंक का उपयोग करने के लिए मेरा ऋणी है। मुझे बस इसके लिए बाद में उससे माफी मांगनी होगी। एलेक्स ने खुद को आश्वस्त करते हुए अपनी तर्जनी उंगली से अपनी नाक साफ की, जबकि कुलपति अपने कमरे के अंदर खांस रहे थे, क्योंकि वह सोच रहे थे कि उनके जैसे स्वस्थ साधक को खांसी क्यों आती होगी। कोई मेरी तारीफ कर रहा होगा, कुलपति ने खुद से कहा। उसे पता नहीं था कि टियर 6 मेटल एलिमेंट क्रिस्टल जो उसने एलेक्स को उधार दिया था उसे एक गोलेम में एकीकृत किया जाने वाला था, जबकि उसके पास इसे सही करने का कोई आश्वासन भी नहीं था, और एलेक्स ने उससे केवल इतना कहा था कि वो बस इसका निरीक्षण करने जा रहा था। एलेक्स ने धीरे धीरे अग्नि मंत्र का जाप किया और मंत्र को ध्यान से पढ़ा ताकि उससे कोई गलती न हो। उसकी तर्जनी उंगली पर एक छोटा और संकुचित अग्नि गोला प्रकट हुआ और उसने इसे सीधे धातु तत्व शक्ति क्रिस्टल के मध्य में भेज दिया और पावर क्रिस्टल ने इसे निगल लिया। 15 मिनट बाद इसने अजीब सी आवाज करना शुरू कर दिया और पावर क्रिस्टल ने अपने अंदर मौजूद धातु तत्व सार को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। एलेक्स ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसका अग्नि तत्व एक छोटी सी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम हो गया है, जिससे पावर क्रिस्टल के अंदर धातु तत्व सार की थोड़ी मात्रा निकाली जा सकी। यद्यपि वह अपने अग्नि तत्वों के साथ नियमित रूप से अभ्यास नहीं कर रहा था और पृथ्वी तत्वों की तरह तुरंत अग्नि मंत्र नहीं डाल सकता था, लेकिन उसका रक्तवंश काफी विशेष था, जिससे उसका अग्नि तत्व काफी घातक हो गया था, और यही कारण था कि वह क्रिस्टल से आसानी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम था। गोलेम ब्रेक डाउन रिवर्सल। एलेक्स ने लीजन की छाती को छुआ जब उसने गोलेम तकनीक के निषिद्ध मंत्रों में से एक का जाप किया, जो उसने अभी अभी प्राप्त ज्ञान से सीखा था। मुख्य पृथ्वी तत्वों से बने शरीर के रूप में लीजन के शरीर को एक पल में तोड़ दिया गया, जब तक कि केवल हेलमेट, कवच, भाला और छाती क्षेत्र में एक बड़ा पीला क्रिस्टल नहीं बचा। वाह, यह बहुत सुंदर है। मुझे कभी नहीं पता था कि आप एक पावर क्रिस्टल बनाने में सक्षम हैं, एलेक्स ने कहा, क्योंकि उसने लीजन के सीने के क्षेत्र में पावर क्रिस्टल के समान कुछ देखा था। न केवल यह पीला था, बल्कि इसमें क्रिस्टल के अंदर पीली रोशनी के चारों ओर भाले के रंग की रोशनी की एक अस्पष्ट झलक तैर रही थी। मैं सोच रहा हूं कि मैं आपके लिए एक क्रिस्टल बनाने के लिए इस धातु तत्व सार का उपयोग करूंगा, क्योंकि केवल राक्षसी जानवरों के पास एक शक्ति क्रिस्टल होने की पुष्टि की जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं, क्योंकि आपके पास भी कुछ ऐसा ही है। हे शैतानी हंसी। अब आपके पास एक है तो क्यों ना आप धातु तत्व सार को खा जाए और मुझे देखने दे कि क्या आप अपने प्रतिबंधों से मुक्त हो सकते हैं और आगे विकसित हो सकते हैं। एलेक्स ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए हवा में मौजूद धातु तत्व सार को लीजन के क्रिस्टल कोर की ओर निर्देशित किया।
लीजन का बाकी उपकरण अभी भी हवा में तैर रहा था। भले ही लीजन का शरीर गायब था, लेकिन जिस क्षण धातु तत्व सार की पहली कड़ी ने लीजन के क्रिस्टल कोर को छुआ, एक सफेद रेखा तुरंत सभी को एक साथ जोड़ देती है और उस क्षण एलेक्स को एहसास होता है कि लीजन के शरीर के सुधार की प्रक्रिया आ गई है। यद्यपि उन्होंने इस प्रणाली और अटकलों से प्राप्त नए ज्ञान के कारण ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन वे तब भी खुश थे जब एक नया शरीर बनाने का सूत्र वास्तव में काम कर रहा था। ये धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन निश्चित रूप से एलेक्स पहले से ही करहाना और गुर्राना शुरू कर रहा था क्योंकि वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। आखिरकार अब वो मल्टीटास्किंग कर रहा था। उसे अपनी मानसिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा धातु तत्व सार को सीधे लीजन के क्रिस्टल कोर तक ले जाने के लिए बचाना पड़ा, क्योंकि उसने ये सुनिश्चित किया कि ये थोड़ा भी न गिरे। जबकि उनका दूसरा ध्यान शरीर को सुधारने पर था, क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध मन को सीधे कोर के मध्य में धकेल दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार इसे मोड़ने और उस प्रकार के शरीर के आकार को बनाने की पूरी कोशिश की थी जो वह चाहते थे। धीरे धीरे और लगातार नया शरीर बन रहा था और एलेक्स के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि पृथ्वी का शरीर चला गया था और उसकी जगह एक धातु का शरीर आ रहा था जो रोबोट जैसा दिखता था। और वह कंधे पर छोटी मिसाइलों के लिए जगह छोड़ना नहीं भूला और हाथ के पीछे एक छोटी बंदूक की जगह, जो उपकरण भी सफेद रोशनी से जुड़े थे, रोबोट गियर में बदलने लगे। एकमात्र अलग चीज भाला हथियार था, जो अब एक लेजर भाले की तरह लग रहा था, जिसका पूरा शरीर एक बहुत ही तीव्र सफेद रोशनी चमक रहा था, क्योंकि धातु तत्व सार एक एक करके उस पर फैल रहा था। जो सामग्री फर्श पर थी उसका उपयोग किया जा रहा था और गोलेम के शरीर में एकीकृत किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद भी लीजन ने टियर 6 धातु क्रिस्टल से धातु तत्व सार को अवशोषित करने का काम पूरा नहीं किया था। इसलिए एलेक्स ने अपना पूरा ध्यान मेटल पावर क्रिस्टल पर लगाया और यह सुनिश्चित किया कि लीजन को पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, और उसके बाद ही वह देख पाएगा कि लीजन क्या करने में सक्षम है जब वह इसे पूरी तरह अवशोषित कर लेगा। डिंग! आपका एक गोलेम अभी अभी टियर 2 गोलेम दायरे में प्रवेश कर गया है। रोबोट भालाधारी गोलेम। नाम लीजन। स्तर 21 उन्नत किया जा सकता है। क्षेत्र निम्न टियर 2 गोलेम। रैंक अभिजात वर्ग। ताकत 36। चपलता 35। धीरज 32। विशेष कौशल मध्यस्थ भाला कला महारत स्तर 3। बेसिक शील्ड महारत स्तर 5। भाला आशय भाले वाला स्तर। एक गोलेम जो अपनी तरह का पहला है। इसे 2 अलग अलग दुनिया के ज्ञान को मिलाकर एक अद्वितीय राक्षस बनाया गया है। इसके भविष्य के पथों की अब भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि विकास के प्रत्येक चरण को इस अद्वितीय गोलेम के निर्माता द्वारा बनाया जाना होगा। टियर 2 रोबोटिक हेलमेट प्लस पावर 20 प्लस सहनशक्ति 20। एक सेट का हिस्सा। जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। प्लस पावर 10 प्लस चपलता 10 प्लस धीरज 10। टियर 2 रोबोटिक फुल बॉडी प्रूफ प्लस सहनशक्ति 30 प्लस चपलता 10। सेट का एक हिस्सा। जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। प्लस पावर 10 प्लस चपलता 10 प्लस धीरज 10। टियर 2 रोबोटिक इग्निशन शूज प्लस चपलता 30 प्लस पावर 10। सेट का एक हिस्सा। जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। प्लस पावर 10 प्लस चपलता 10 प्लस धीरज 10। टियर 2 रोबोटिक कण विध्वंसक भाला प्लस पावर 30 प्लस चपलता 5 प्लस धीरज 5। सेट का एक हिस्सा। जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। प्लस पावर 10 प्लस चपलता 10 प्लस धीरज 10। पूर्ण रोबोटिक सेट से सुसज्जित। प्लस पावर 10 प्लस चपलता 10 प्लस सहनशक्ति 10 प्लस 10% फायर रेट प्लस 10% लेजर क्षति
प्लस 10% मिसाइल क्षति। एलेक्स लीजन के नए संस्करण को घूरकर गंभीरता से देख रहा था। अब जो कोई भी लीजन को देखता वह उसे उसके पुराने संस्करण से नहीं जोड़ पाता। केवल एक ही चीज जो उसे उसके पुराने रूप से जोड़ सकती थी वो ये थी कि वो अभी भी भाला चलाता था। एल एगियन। एलेक्स हकलाया क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि लीजन के पास अभी भी उसकी यादें हैं और उन्हें याद है कि उन्होंने पहले क्या किया था, या उसकी यादें इस तथ्य के कारण मिट गई हैं कि उसने अपने पुराने शरीर को चूर्ण विक्षत कर दिया था। गुरुजी, मैं अभी भी आपकी सेवा करने के लिए जीवित हूं और मैं बहुत शक्तिशाली महसूस करता हूं। सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय कौन है? 7 ऐसी बातें जो ज्यादातर लोग अपने बारे में छिपाते हैं। केट मिडलटन ने चौथी बार गर्भधारण की पुष्टि की। लीजन खुद को जांचते हुए खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सका, जबकि वह अपने नए शरीर की जांच कर रहा था। एलेक्स ने राहत की सांस ली जब उसने अपने सबसे भरोसेमंद स्पीयर की गहरी और ठंडी आवाज सुनी। कम से कम उसकी यादें तो बची रहेंगी और उसे शुरुआत से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलेक्स ने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सेना की ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि वो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात भूल गया था। लीजन पहले एक ग्लैडिएटर स्पीयरमैन के मार्ग का अनुसरण कर रहा था, लेकिन अब वह एलेक्स के हस्तक्षेप के कारण रोबोट पथ पर चला गया है। इससे पहले कि सिस्टम उसे टियर 2 में अपग्रेड कर देता, सिस्टम पॉइंट विकल्पों के साथ जो हमेशा चुनते हैं, लेकिन वो उस छोटी ढाल को जोड़ना भूल गया है जिसे लीजन हमेशा लड़ाई के दौरान अपने बाएं हाथ पर इस्तेमाल करता था। वास्तव में उसकी अवरोधन की महारत इतनी अधिक थी कि वह जल्द ही मध्यवर्ती रैंक तक पहुंच सकता था, और शायद वह यहां तक कि बिना ज्यादा नुकसान उठाए टियर 2 और 3 के हमलों को रोकने का बेहतर मौका होने के बावजूद एलेक्स ने खुद को इतनी महत्वपूर्ण चीज भूलने के लिए दोषी ठहराया। हालांकि शरीर को फिर से बनाने की प्रक्रिया के दौरान भाला हवा में तैर गया, क्योंकि ये वो हथियार था जो उसके उपकरण गियर से जुड़ा था। लेकिन छोटी ढाल कुछ ऐसी थी जिसे एलेक्स ने पृथ्वी जादू के साथ तैयार किया था और अपनी अनूठी गोलेम तकनीक के साथ अगले रैंक तक पहुंचाया था। वो अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि उसका मन हथियारों के स्तर को कैसे बढ़ा सकता है, लेकिन हाल ही में सिस्टम से प्राप्त ज्ञान से उसे पता चला कि उसकी क्षमता इससे कहीं अधिक थी और वह केवल सतह पर ही टिक कर रहा था। मुझे खेद है कि मैं आपके शरीर को सुधारते समय आपकी छोटी ढाल जोड़ना भूल गया। मुझे लगता है कि मैं इस तरह से मल्टीटास्किंग से अभिभूत था। इसने वास्तव में मुझ पर भारी असर डाला। एलेक्स अपने साथी से माफी मांगता है। हालांकि वो उदासीन लग रहा था, लेकिन लीजन समझ सकता था कि इससे वास्तव में उसे चोट पहुंची है। ये कोई बड़ी बात नहीं है गुरु। आपने मेरे लिए जो नया शरीर बनाया है, उसके कारण मैं अपने लिए भी एक शरीर बना सकता हूं, लीजन ने कहा, और चमत्कारिक रूप से एक छोटी सी सफेद रोशनी घूम गई और लीजन के बाएं हाथ को ढक लिया, और वो एक सफेद ढाल से सुसज्जित था जो प्रकाश की किरण प्रतीत होती थी। एलेक्स करीब गया और ढाल को सहलाया और उसे छूने मात्र से एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। रोबोट पीढ़ी ऊर्जा से गामा किरण शील्ड बनाने में मेरे भाला आकार क्यूई को मिलाने के कारण मेरे अलावा किसी के लिए भी इसका एक निश्चित पलटाव प्रभाव है, क्योंकि ये मेरा भाला क्यूई है जो इसके साथ पंजीकृत है, लीजन ने सहजता से समझाया, लेकिन एलेक्स उसमें छिपे सभी शब्दों को समझ सकता था। इसका मतलब था कि शक्तियों के आधार पर उस पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति की शक्ति का एक निश्चित हिस्सा उसके पास वापस लौटना तय था। एलेक्स को ऐसे प्रभावों से ईर्ष्या महसूस हुई, और रोबोट सिस्टम पर आधारित बकवास सुनने के बाद उसे लगा कि उसका सिर फटने वाला है, क्योंकि लीजन ने उसके शरीर के अधिकांश नए कार्यों को समझाने में आनंद लिया। और एलेक्स उसके उत्साह पर हंसा, लेकिन वह सिस्टम का आभारी था। हालांकि सिस्टम ने कहा था कि वह इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि शरीर के अधिकांश अंग जो बने थे वह सिस्टम के ज्ञान के कारण थे। उसे रोबोट के शरीर की साधारण समझ थी, यहां तक कि लीजन, जो अब एक रोबोट गोलेम है, को भी उससे अधिक जानकारी थी, और वह इससे ठीक था। उसने लीजन की ओर देखा जो उससे केवल एक सिर लंबा था, और शुरुआत में उसने सोचा था कि वह लंबा हो जाएगा, शायद टाइटन की ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाएगा,
लेकिन ऐसा लगता है कि वह इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था, क्योंकि लंबा होने के बजाय लीजन का आकार एक सामान्य मानव ऊंचाई वाले रोबोट जैसा हो गया और वो एलेक्स से थोड़ा सा ही लंबा था, एक औसत वयस्क मानव के समान ऊंचाई पर। रक्तचंद्र युद्ध का दिन तेजी से नजदीक आ रहा था और गॉर्डन क्लैम के सभी कबीले के लोग फिर से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें एक बार फिर अराजकता के युद्ध क्षेत्र में फेंक दिया जाएगा। पिछली बार जब उन्होंने ब्लड मून युद्ध में भाग लिया था तो उन्होंने एक शानदार लड़ाई लड़ी थी और गोब्लिन के खिलाफ खूबसूरती से जीतने में सक्षम थे, लेकिन वे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि गोब्लिन के साथ हर मुठभेड़ इतनी आसान होगी। ये कहा जा सकता है कि गॉर्डन कबीले के जादूगरों के आसपास का वातावरण भारी था, इतना भारी कि कबीले के सामान्य लोग भी उनकी घबराहट को भांप सकते थे और ये अनुमान लगा सकते थे कि ये रक्तिम चंद्रमा से संबंधित है। और ये केवल गॉर्डन कबीले में ही नहीं हो रहा था, बल्कि वे कबीले भी जो पिछली बार गोब्लिन से हार गए थे और वे कबीले जो इस ब्लड मून में भाग लेने वाले थे, उन सभी का मूड भारी है। उनमें से किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि वे वहां से जीवित बच निकलेंगे। वास्तव में उन्हें पहले से ही ये अंदेशा था कि ये पिछली बार से भी अधिक खूनी और जंगली होने वाला है, क्योंकि सभी गोब्लिन संख्याएं अब एस्टोनिया शहर पर केंद्रित थी, जिससे उन्हें चैन की सांस लेने की भी जगह नहीं मिल रही थी। वास्तव में जिस युद्ध में एलेक्स ने भाग लिया था उसमें सबसे कम हताहत हुए थे, क्योंकि केवल निम्न श्रेणी के जादूगरों ने ही लड़ाई लड़ी थी और एलेक्स के गिरोह ने बड़ी संख्या में टियर एक गोब्लिनों को शीघ्रता से समाप्त कर दिया था। वे मानव पक्ष की ओर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे, क्योंकि वे टियर 2 लड़ाई में भी भाग लेने में सक्षम थे और मानव जादूगरों पर पड़ने वाले दबाव को कम कर दिया था। ये सब इस तथ्य पर आधारित है कि एक औसत मानव जादूगर एक से अधिक गोब्लिन का सामना कर सकता है, क्योंकि उसकी जन्मजात प्रतिभा गोब्लिन से अधिक होती है। गोब्लिन्स का एकमात्र नुकसान ये था कि उच्च श्रेणी के योद्धाओं की संख्या उन्हें भारी पड़ सकती थी, चाहे उनके पास कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो। और जब एलेक्स ने टियर 1 गोब्लिन्स का ध्यान रखा तो गोब्लिन से लड़ना आसान हो गया। गॉर्डन कबीले के बैठक कक्ष में सभी बुजुर्ग फिर से इकट्ठा हुए इस बात पर चर्चा करने के लिए कि नए ब्लड मून युद्ध में जादूगरों का आवंटन कैसे किया जाएगा। हम फिर से यहाँ, हमें चुनना है कि किसे भेजना है और किसे नहीं भेजना है, कुलपति ने अपने सिंहासन पर बैठते हुए चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। वो अपने कुल के लोगों को रक्तचंद्र युद्ध में भेजना पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह आवश्यक था, क्योंकि यदि वे नहीं भेजते तो उन्हें और भी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता। साथ ही भेजने का अर्थ था कि उनके कुछ प्रियजनों की मृत्यु निश्चित थी। मैंने पहले ही कहा है कि मैं टियर 6 की लड़ाई का नेतृत्व करूंगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं और पुराना चौथा उन कमीनों को दिखा सकते हैं कि वे कितने कमजोर हैं, जिन्होंने सोचा होगा कि वो मुझसे पहले टूट गए थे। मुझे लगता है कि मैं इस समय केवल ड्रेको नामक अनुभवहीन योद्धा के साथ रह सकता हूं, तीसरे बुजुर्ग ने कहा और शराब का घूंट पी लिया। यहां तक कि ड्रेको जो नंबर 7 सिंहासन पर बैठा था, उसने भी उसे अनदेखा कर दिया, जबकि उसने उसे एक अनुभवहीन योद्धा कहा था। ड्रेको भले ही ताकतवर हो, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह उन बुजुर्गों के सामने कुछ भी नहीं है जो शिखर टियर 6 जादूगर दायरे में पहुंच गए हैं। खासकर अगर उसने तीसरे बुजुर्ग के साथ कुछ भी अजीब करने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह पीटा जाएगा, क्योंकि तीसरे बुजुर्ग को कबीले में सबसे अधिक शारीरिक शक्ति वाला जादूगर कहा जाता है। मुझे लगता है कि हमने टियर 6 लड़ाकू को सुलझा लिया है। मैं चाहता हूं कि जैक हमारे द्वारा भेजे जा रहे 10 टियर 5 जादूगरों की टीम का नेतृत्व करें। क्या किसी के पास इसके खिलाफ कोई राय है? कुलपति ने पूछा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जैक को इतना क्यों तैयार कर रहे हैं। आपने तो उसे 8वां बड़ा पद देने का वादा भी किया था अगर वह आगे बढ़ता है। क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी आगे बढ़ना आसान है? गोलमटोल 5वें बुजुर्ग ने पूछा, लेकिन वह जैक के नेतृत्व के खिलाफ नहीं था, क्योंकि वह गॉर्डन कबीले का सबसे मजबूत टियर 5 जादूगर था। और चूंकि सभी जादूगर ब्लड मून के लिए घर वापस आ रहे थे,
इसलिए कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका नेतृत्व कर सके। लेकिन जिस दिन से वह आगे बढ़ा है, केवल वही टियर 5 के जादूगरों का नेतृत्व कर रहा है। मुझे लगता है कि टियर 4 का नेता हमेशा की तरह पहले बुजुर्ग की बेटी का है, कुलपति ने कहा और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। किसी की भी इस पर कोई राय नहीं थी। आपको क्या लगता है कि हमें कितने टियर 4 भेजने चाहिए? कुलपति ने पूछा। वास्तव में हम लगभग 100 लोगों को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें केवल 50 ही भेजने चाहिए। हम इतने सारे कबीले के लोगों को खोना नहीं चाहते, अन्यथा नुकसान सहन करना बहुत मुश्किल होगा। ग्रैंड एल्डर ने उत्तर दिया। तो हम आपके निर्णय के साथ चलेंगे, क्योंकि टियर 3 एलास उनका नेतृत्व करेगा क्योंकि वो अकादमी से वापस आ गया है, और टियर 2 मैच दायरे में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो उनका फिर से नेतृत्व करने के योग्य हो। और टियर 1 का नेतृत्व एक बार फिर एलेक्स करेगा, लेकिन इस बार मैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे मध्य स्तर के जादूगर द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। कुलपति ने अपनी चिंता व्यक्त की। यदि उसके पास शक्ति होती तो वह एलेक्स से आने वाले रक्त युद्ध में भाग न लेने के लिए कहता, लेकिन वह जानता था कि उसका पोता कितना जिद्दी है और कैसे उसने ब्लड मून युद्ध को अपनी शक्ति बढ़ाने के एक मंच के रूप में देखा, न कि एक ऐसे मंच के रूप में जो किसी भी समय उसकी जान ले सकता है। एलेक्स की आंखें लड़ने की उत्सुकता से चमक रही थी, और कुलपति को पता था कि उनके पोते में एक योद्धा की इच्छा शक्ति है और वो हार मानने वाला नहीं है, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनेंगे। मध्य श्रेणी का गोबलिन एक साधारण श्रेणी एक जादूगर का पीछा क्यों करेगा? क्योंकि वे अपनी गरिमा इतनी खो चुके हैं कि अब वे निम्न श्रेणी के जादूगरों को निशाना बनाते हैं। डरो मत भाई, अगर युद्ध के मैदान में रहते हुए ऐसी कोई बात हुई तो मैं कुछ बेकार गोबलिनों को काटने में संकोच नहीं करूंगा। तीसरे बुजुर्ग ने अपने सीने पर हाथ रखकर आश्वासन दिया, लेकिन ड्रेको ने मन ही मन केवल उपहास किया। आप क्या जानते हैं कि एलेक्स पिछली बार ब्लड मून में भाग लेने पर उनकी हार के लिए जिम्मेदार था। बस इस तथ्य की कल्पना करें कि एक टियर 1 जादूगर एक लड़ाई को इतना प्रभावित कर सकता है। यदि किसी भी तरह से वे फिर से युद्ध के मैदान में उसकी हत्या करने के लिए उस अवसर का उपयोग करने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसे टियर 3 जादूगरों की तुलना में भी बड़ा खतरा माना था। तो ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि उन्होंने पिछले रक्त चंद्रमा में उसे मारने की कोशिश की थी जिसमें हमने भाग लिया था। यदि एलेक्स हमारे लिए प्रतिभाशाली है तो वह एक महान शत्रु था जिसे उन्हें समाप्त करना होगा यदि वे कभी भी युद्ध के मैदान पर नियंत्रण करना चाहते हैं। ड्रेको ने समझाया। मेरा दिल वास्तव में ड्रेको के दिल से जुड़ा है, और मैं चाहता हूं कि आप तीसरे बड़े मेरे छोटे लड़के पर अराजकता के युद्ध क्षेत्र में नजर रखें और उसके गिरोह की भी रक्षा करें। अरे मुझे दूसरों की रक्षा क्यों करनी है? तीसरा बुजुर्ग लगभग अपने बाल घसीट रहा था। कुलपति ने व्यावहारिक रूप से उसे अपने पोते के लिए एक बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा। मत भूलो, आखिर तुम्हारा पोता भी उनमें से एक है। अगर एलेक्स सकुशल वापस नहीं आता तो तुम्हारा पोता भी अपने घर सकुशल नहीं पहुंच पाएगा, मुखिया ने धमकी दी। और तीसरे बुजुर्ग के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं, क्योंकि वो कुलपति को ये बताने की योजना बना रहा था कि अगर कुछ बुरा हुआ तो वो उसे भूल जाएगा। बहुत बुरी बात है कि अब वो पकड़ा गया है, क्योंकि वो अपने बेटे को एलेक्स के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा मुसीबतें खड़ी करता है।